हाय फ्रेंड्स। भाई आफ्टर सीए फाउंडेशन सितंबर 25 अकाउंट सोल्यूशन नाउ अब आपके सामने बेटा लेकर आ रहा हूं सीए फाउंडेशन सितंबर 25 मैथ्स का पूरा पेपर का डिटेल सोल्यूशन विद माय शॉर्टकट टेक्निक्स। कि भाई ये जो पेपर था इसको हम लोग को किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए था ये हम देख लेते हैं और इसके आंसर्स क्या होने चाहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन था कि भाई 6 पर्सन्स लाइक ABCDEF, आप इसमें चेक कर लीजिएगा, दे आर सिटिंग इन 2 रोज विथ 3 पर्सन्स इन ईच रो। अब ये लाइन बड़ी रेलिवेंट थी, फेसिंग सेम साइड। ये बहुत सारे बच्चों ने शायद नहीं ध्यान से पढ़ा होगा, फेसिंग सेम साइड। तो भाई जब इसमें आपको 3 रोज बना दो रोज बना के 3 लोगों को जो आपने बिठाना है, बस खाली आपको याद रखना है कि दोनों का जो फेस है वो सेम साइड पर है। तो लेट्स एज्यूम भाई दोनों का जो फेस है वो नॉर्थ फेसिंग है। तो आपको भाई इसमें नॉर्थ फेसिंग, ये जो लाइन थी फेसिंग सेम साइड, बिकॉज नॉर्मली फेसिंग ईच अदर होता है, यहां फेसिंग सेम साइड है। अब लिखा है लेट्स से सी इज सिटिंग इन द मिडल ऑफ द फर्स्ट रो। बेटा सी को हमने यहां बिठा लिया फर्स्ट रो के अंदर। बी इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ सी। अब भाई जो बी है उसको सी के लेफ्ट में डाल दो, तो बेसिकली बच्चा जो बी है वो आपके पास सी के लेफ्ट में आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट लिखा है बेटा E इज ऑल्सो सिटिंग इन द मिडल, मतलब ऑब्वियसली सेकेंड रो के अंदर वहां पर E बैठेगा। अब आगे लिखा है A इज सिटिंग इन द राइट ऑफ E। भाई जो A है वो E के राइट पे बैठा है, तो E के राइट पे बच्चा A को यहां बिठाओ। फिर आगे लिखा है F इज सिटिंग टू द राइट ऑफ C। तो भाई C के राइट पे, C का राइट ऑब्वियसली आपको पता है बच्चा लेफ्ट इस तरफ होगा और राइट इस तरफ होगा। अब यहां पर सारा कुछ हो गया, बचा कौन? डी। अब उसका क्वेश्चन क्या है? हु इज नॉट सिटिंग एट वन ऑफ द एंड्स ऑफ एनी रो। अगर आप चेक करते हो बेटा, बी सिटिंग, एफ इज सिटिंग, डी इज सिटिंग, ए इज सिटिंग, तो यहां पर बच्चा कौन नहीं बैठा है? अगर आप इसमें नोटिस करते हो कौन नहीं बैठा है ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली, अगर आप देखते हो ए सिटिंग, डी सिटिंग, अच्छा एफ इज ऑल्सो सिटिंग, ओनली ई इज नॉट सिटिंग, सो ई इज द आंसर। राइट, नेक्स्ट इसके बाद अगला सवाल। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था बेटा, अगर आप इसको देखोगे तो क्वेश्चन 2 वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन। अ हंटर इज चेजिंग अ डियर बाय रनिंग 200 मीटर्स इन ईस्ट डायरेक्शन। हम एक काम करते हैं, जैसे अब सारे बच्चों को याद होगा, हम नॉर्मली जैसे क्लास में करते हैं, हम उसी तरीके से इसकी एक डायग्राम सी बना लेते हैं। ठीक है, तो लेट्स से बेटा अ हंटर इज चेजिंग डियर। तो लेट्स से बेटा भाई साहब जो हंटर जी हैं हमारे, वो पहले यहां पर थे, अब उन्होंने 200 मीटर का डिस्टेंस कवर अप करा। लेट्स से भाई 200 मीटर का डिस्टेंस कवर करा ईस्ट डायरेक्शन में। अब आगे लिखता है टर्निंग टू हिज राइट एंड रन्स 100 मीटर्स। अब देखो राइट जब इसके नीचे आएगा, वो इसके नीचे बच्चा वो 100 मीटर्स में राइट में आ जाएगा, और उसके बाद एंड टर्न टू हिज राइट रन्स 90 मीटर्स। अब जब वो साउथ फेसिंग है तो राइट बच्चा वो अंदर की तरफ आ जाएगा, वेस्ट की तरफ, यहां पर 90 मीटर्स आ गया। फिर आपको आगे लिखा है टर्निंग टू हिज लेफ्ट ही टर्न्स 50 मीटर्स। अब यहां से भाई वो 50 मीटर्स नीचे की तरफ फिर से चला गया, लेफ्ट इज नीचे की तरफ। अच्छा, उसके बाद लास्ट में लिखा है देन टर्न्स लेफ्ट एंड 120 मीटर्स। तो बच्चे इसमें चेक कर लो भाई, देन टर्न्स लेफ्ट एंड रन्स 120 मीटर्स। तो बेटा अब जब लेफ्ट जाएगा वापस वो ईस्ट फेसिंग चला गया। अब उसने एक लाइन लिखी है फाइनली ही टर्न्स टू लेफ्ट एंड रन 60 मीटर्स। अब यहां से बच्चा वो जब आता है लेफ्ट, लेफ्ट ऊपर की तरफ आ रहा है 60 मीटर्स। अब यहां पर भाई साहब हंटर जी पहुंच चुके हैं। अब उसने क्या बोला, आगे एक लाइन बोली है, बोलता है यार यहां पर ना डियर जो है उसके फ्रंट में है 100 मीटर, मतलब यहां से जो डियर है उसके फ्रंट में 100 मीटर की दूरी पे यहां पे डियर है। राइट, तो अब सिर्फ आपको हंटर की पोजीशन देखनी है। अब हंटर जो है भाई वो नॉर्थ फेसिंग है, राइट, वो नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है। डेयर उसके फ्रंट, मतलब डेयर उसके सामने, सामने की पोजीशन पर है, डेयर 100 मीटर की दूरी पर है। अब लिखा है लैंग्वेज क्या पूछा है, इन विच डायरेक्शन इज द हंटर स्टैंडिंग विद रिस्पेक्ट टू द डेयर नाउ। अब भाई अगर हम डेयर से चेक करें तो डेयर से हंटर कौन सी डायरेक्शन में है, डेयर से चेक करना था। तो भाई अगर आप देखोगे डेयर से हंटर जो है वो बेसिकली साउथ डायरेक्शन में है, अगर आप इसमें चेक करोगे। सो डेयर से हंटर बेटा कौन सी डायरेक्शन में है, वो साउथ वाली डायरेक्शन में है।
ओके नेक्स्ट, इसके बाद अगर आप अगला पोर्शन चेक करोगे, बोलता है यार 6 पर्सन, हमारे पास आ रहा है ए बी सी डी ई एफ, दे आर सिटिंग इन अ राउंड सर्कल फेसिंग द सेंटर। अब मेरे भाई हम एक काम करते हैं, हम यहां पर जो ए बी सी डी ई एफ है, लेट्स से 1 2 3 4, और लेट्स से बेटा 2 को यहां बिठा दिया, ठीक है, 6 लोग हैं। अब लिखा है ए इज फेसिंग डी। अब आपको यहां पर एक ए की डेफिनेट पोजीशन फेस करनी पड़ेगी, ए इज फेसिंग डी। ए जो है भाई वो डी को फेस कर रहा है। अब आगे लिखा है सी इज लेफ्ट ऑफ ए। ओके, अब ध्यान से देखिएगा बेटा, सी कौन है, सी ए के लेफ्ट में है। अगर ए का पोजीशन यहां पर है तो ए का लेफ्ट हो गया ये, सी जो है बच्चा वो ए के लेफ्ट में है, याद रखिएगा, सी इज इन लेफ्ट ऑफ ए एंड राइट ऑफ ई। मतलब ऑब्वियसली जो सी है, अगर मुझे ई को यहां प्लेस करूंगा तो ई के राइट में सी है, क्योंकि द वर्ड इज एंड। अब आपको याद होगा जो मैं क्लास में कहता था कि एंड और हु वाला फंडा, तो एंड यहां पर सी को रेफर कर रहा है, ठीक है। अब लिखा है डी इज बिटवीन बी एंड ई। जो डी है भाई वो बी और ई के बीच में है, याद रखना। तो भाई यहां पर बेटा डी आ गया, सपोज बी, अब यहां पर बी और ई के बीच में हमारे पास डी आ गया, ये पोजीशन भी सेट हो गई है। अब आगे लिखा है एफ इज राइट ऑफ ए। नाउ अब यहां पर ए के राइट पे बेटा किसको बिठा देना है, एफ, वैसे भी सिंगल पोजीशन बची है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आपको क्या लिखा है, एफ एंड सी आर नेबर्स। क्या एफ और सी नेबर्स हैं, नहीं बेटा, तो ये वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। बाकी अगर आप देखोगे तो सारे आंसर्स आपके बिल्कुल सही आ जाते हैं। तो यू कैन जस्ट हैव अ लुक, उसके बेसिस पे आपको पता लग जाएगा। नेक्स्ट, उसके बाद भाई आ गया अपना क्वेश्चन नंबर 4C। आप लोग को हो सकता है सेट डिफरेंट हो, क्वेश्चन आगे पीछे हो, बट सारे क्वेश्चन सेम होते हैं एज यू नो, सिर्फ क्वेश्चन के नंबर्स आगे पीछे होते हैं, ठीक है। सो आई गॉट दिस सेट, तो मैंने इसी को सॉल्व करा है। बोलता है 8 फ्रेंड्स विद द नेम P Q R S T U V and W आर सिटिंग ऑन अ बेंच। आप इसमें चेक कर लीजिए भाई, 8 दोस्तों को बिठाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। आपने 8 दोस्तों को बेंच पे बिठाना है एंड दे आर फेसिंग नॉर्थ। अब लिखा क्या है, देखिए पहले ना आपको एक डेफिनेट इंफॉर्मेशन को पढ़ना है। आपको डेफिनेट इंफॉर्मेशन पढ़नी होती है बेटा, V इज सिटिंग एट वन ऑफ द कॉर्नर्स। तो लेट्स से बेटा हमारे पास जो V है, मैंने उसको यहां पर बिठा दिया लास्ट पोजीशन पे। इस लाइन को पहले पढ़ा, इससे मैंने बाकी पोजीशंस बनानी है, याद रखिएगा। अब अगर आप यहां पे देखते हो U इज सिटिंग बिटवीन S एंड V, तो मुझे U यहां पे रखकर S को यहां रखना पड़ेगा, क्योंकि S और B के बीच में U बनाना है, मतलब U को बिठाना है, आई एम सॉरी। फिर आपको आगे लिखा है Q इज सिटिंग बिटवीन W एंड P। ओके, अब यहां पर हम पढ़ते हैं T इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ V। ओके, नाउ जो T है याद रखना वो V के लेफ्ट से तीसरा। एज यू ऑल नो बेटा ये लेफ्ट पोजीशन जाती है एंड ये वाली राइट पोजीशन जाती है। सो भाई साहब इसके लेफ्ट से तीसरा वाला जो T आता है, आप ध्यान से देख लीजिएगा, इसके लेफ्ट से तीसरा वाला भाई साहब मेरे पास T आता है। उसके बाद आगे लिखा है W इज थर्ड लेफ्ट ऑफ R। ओके, अब मेरे को यहां पर बच्चा W को बिठाना पड़ेगा, बिकॉज तभी 3 पोजीशन आएगी और वो R के लेफ्ट में W जाएगा। चेक करिए, तो मतलब मेरे को R को यहां प्लेस करना पड़ेगा ताकि 3 पोजीशन लेफ्ट में जाके W चला जाए, राइट। अब आपको लिखा है Q इज सिटिंग बिटवीन W एंड P, दैट मींस W एंड P के बीच में मुझे Q को बिठाना पड़ेगा। नाउ इफ यू चेक आउट विद दिस कंडीशन W Q P R T S U V, all the conditions are being satisfied। अब आपको बोला क्या है, who is sitting in the immediate right of W। तो बेटा राइट ऑफ W में अगर आप चेक करोगे तो हमारे Q भाई साहब बैठे हैं, तो हमारा ऑप्शन क्या है, Q, दैट इज B ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट, फिर आपके पास भाई एक और बड़ा मजेदार क्वेश्चन, और ये इजी था बेसिकली, ठीक है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। आप चेक कर लीजिए, 6 people A B C D E F आर सिटिंग इन अ हेक्सागोनल शेप। अब ये भाई साहब इन लोग बैठे हैं हेक्सागोनल शेप पे। चलिए हम एक छोटा सा हेक्सागोनल शेप दैट इज 6 साइडेड फिगर एक बना लेते हैं। एक भाई हम लोग 6 साइडेड फिगर्स अपनी बना लेते हैं। लेट्स से ये 6 साइडेड फिगर्स आ गई, 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके,
लिखा है ऑल द साइड्स ऑफ हेक्सागन सो फॉर्म्ड आर ऑफ सेम लेंथ। चलो इसका कुछ नहीं करना यार, सेम लेंथ होने तो अपने को क्या फॉर्म करना है। ए इज नॉट एडजेसेंट टू बी और सी, मतलब ए जो है वो बी और सी के साथ नहीं बैठेगा। डी इज नॉट एडजेसेंट टू सी और ई, चलो इसको हम बाद में देखते हैं। बी एंड सी आर एडजेसेंट, मतलब लेट्स से अगर मैं बी को यहां बैठाता हूं, सी को यहां बैठाता हूं, दोनों साथ साथ बैठ सकते हैं। बट अब यहां लिखा है कि ए जो है वो इनके साथ नहीं बैठेगा, तो मैं एक काम करता हूं, एक जगह छोड़ के ए को बिठा लेता हूं। अच्छा यार राइट लेफ्ट नहीं है, ठीक है। अब यहां लिखा है डी इज नॉट एडजेसेंट टू सी और ई, अब मतलब डी जो है भाई वो सी और ई के साथ नहीं बैठेगा, तो मैं एक काम करते हैं, ई को यहां प्लेस करके डी को यहां डाल देते हैं। राइट, अब इससे क्या होगा, जो डी है वो ना सी के साथ है ना ई के साथ, आप चेक कर सकते हो। पर लिखा है बी एंड सी एडजेसेंट, अब लिखा है एफ इज इन द मिडल ऑफ डी एंड सी। लास्ट लाइन पढ़िएगा, एफ जो है भाई वो डी और सी के मिडल पे है, तो हम लोगों ने बेटा एफ की पोजीशन डाल दी। अच्छा अब यहां लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, अब ये जो नॉट डाल के बड़ा परेशान करने की कोशिश करता है, कौन सा करेक्ट नहीं है, मतलब कौन सा इनकरेक्ट है। सिंपल सा फंडा है, कौन सा करेक्ट नहीं है मतलब कौन सा इनकरेक्ट है, ठीक है। अब यहां लिखा है ए और एफ, क्या ये बेसिकली पेयर है? नहीं बेटा, ए एंड एफ पेयर नहीं है, तो यही वाला इनकरेक्ट है। बाकी आप चेक करोगे डी और एफ पेयर है, बी और ई पेयर है, सी और एफ पेयर है, बाकी सारे पेयर है, सिर्फ एक पेयर नहीं है। राइट, तो ये बच्चा अगर आप देखोगे तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर था। नेक्स्ट 6, आपको लिखा है दोस्तों 7 persons with name T, B, L, A, P, Z and R are standing in a row facing east. Now hold on, यहां पर भाई एक सुंदर सी लाइन बनाते हैं फेसिंग ईस्ट। 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग हैं भाई, ईस्ट फेसिंग है। अब आपको पता होना चाहिए ईस्ट फेसिंग में लेफ्ट इधर होगा और राइट नीचे की तरफ होगा, बिकॉज व्हेन यू आर फेसिंग ईस्ट आपका लेफ्ट ऊपर की तरफ और राइट नीचे की तरफ चला जाता है। ओके, इट इज गिवन दैट T इज टू द राइट ऑफ R। देखो हम लोग को पहले ना एक डेफिनेट इंफॉर्मेशन पकड़नी है। अगर आप यहां पे देखते हो, सबसे पहले मैं यहां पर आपको ना डेफिनेट इंफॉर्मेशन एक पकड़ूंगा, लिखा हुआ है T इज इन द राइट ऑफ R, A इज बिटवीन B एंड Z, इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट लिखा है L हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ B इज एट द एंड। ये लो भैया, ये अपने पास आ गई डेफिनेट इंफॉर्मेशन। तो पहले बेसिकली क्या है बच्चा, लेफ्ट के एंड पे कौन बिठाया हुआ है, एल, ठीक है। तो मेरे को पहले एल को यहां प्लेस कर देना है। अच्छा लिखा है जो वहां पर बी के तीसरे लेफ्ट पर है, दैट मींस मेरे को यहां पे बी को प्लेस करना पड़ेगा, ताकि 1 2 3 तीसरे लेफ्ट पे बेटा एल आ जाएगा, ठीक है। अब मेरे को बी की पोजीशन से बाकी निकलेगा, लिखा हुआ है ए इज बिटवीन बी एंड जेड, मतलब बी और जेड के बीच में ए है, याद रखना। तो मेरे को क्या करना है बेटा, z यहां डाल देना है और इसके बीच में a डाल देना है, राइट। अच्छा, इट इज गिवन दैट t इज टू द राइट ऑफ r, मतलब जो t है वो r के राइट पर है। अभी मेरे को r की पोजीशन का नहीं पता लगा, बट एक मिनट, आगे लिखा है r इज फोर्थ टू द राइट ऑफ l, फोर्थ राइट ऑफ l, दैट मींस अगर आप नोटिस करते हो, देखो 1 2 3 4, तो भाई ये मेरा r प्लेस हो गया। चेक करो बेटा क्या लिखा है, R इज फोर्थ टू द राइट ऑफ L। अब लिखा है, अब देखो आपके पास बचा कौन सा, बेसिकली आपके पास यहां लिखा गया T इज टू द राइट ऑफ R, तो R के राइट पे कौन है, T। तो अब लास्ट में कौन बचा बेटा, P। P इज द ओनली पर्सन लेफ्ट आउट। हु इज एट द इमीडिएट राइट ऑफ T, भाई T के इमीडिएट राइट पे कौन है, तो आंसर क्या है बच्चा, P। तो भाई ये इमीडिएट राइट मतलब बिल्कुल साथ वाला, तो ऑप्शन सी इज योर आंसर, योर फेवरेट बेटा, C option is your answer. Okay, next, moving on to question number 7। एक तो भाई ये पीले रंग का पेपर डाल देते हैं, और वैसे देखकर ना थोड़ा नेगेटिव सी फीलिंग आती है इसको देखकर, बिकॉज आप नॉर्मली नोटिस करोगे पेपर व्हाइट कलर का अच्छा लगता है, भैया पता नहीं कैसे पीले पीले पेपर डाल देते हैं, इसको देखकर ही भाई एक नेगेटिव इंपैक्ट आता है। ओके, बेचारे बच्चे मासूम वैसे ही मैथ से डरे होते हैं, और उसके ऊपर से भाई ये ऐसे करके थोड़े गंदे गंदे कलर्स के पेपर डालते हैं। ओके, लिखा है बेटा मिस एक्स टोल्ड टू मिस वाई। चलो जी, मिस एक्स बताती है मिस वाई को, वो क्या बताना चाहती है, कहती द गर्ल आई मेट येस्टरडे एट द मार्केट वॉज द यंगेस्ट डॉटर ऑफ द ब्रदर इन लॉ ऑफ माई फ्रेंड्स मदर। मतलब एक मिनट, जो मिस एक्स की फ्रेंड है, लेट्स से कोई भी एक फ्रेंड होगी, उनकी जो माता जी हैं, उनके माता जी का जो ब्रदर इन लॉ है, मतलब हो सकता है देवर हो या कुछ भी हो,
ठीक है, उनकी सुपुत्री, दैट मीन्स उनकी बेटी, याद रखिएगा, ठीक है, उनकी बेटी। बोलते मैं उससे मिली। अब यहां लिखा गया है कि ये जो आपके पास ये गर्ल हो गई, हाउ इज द गर्ल रिलेटेड टू मिस एक्स फ्रेंड, भाई ये इससे कैसे रिलेटेड है। अब अगर आप ध्यान से देखते हो, बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन को चेक करना भाई, आप देखोगे फ्रेंड, अब हम फ्रेंड का पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं। फ्रेंड के मतलब कह लो एक लड़की है, लेट्स से एक्स, लेट्स से ए का और गर्ल का रिलेशन बताना है। ए की मदर, ठीक है, का ब्रदर इन लॉ, दैट मीन्स कोई देवर दुवर हो गया, उसकी बेटी, तो बेटा ये दोनों कजन्स हो गए, बड़ी ऑब्वियस सी बात है। जैसे उतना भाई मेरी मम्मी का देवर, दैट मीन्स मेरे चाचा जी हो गए, या मान लो मेरे ताया जी हो गए, कुछ भी हो सकते हैं। तो भाई यहां पर अल्टीमेटली उनकी बेटी मेरी कजन हो गई। सो बेसिकली भाई ये आंसर क्या आएगा इसका, कजन। तो खाली उसने परेशान करने की कोशिश की, जबकि है कुछ नहीं उसके अंदर क्वेश्चन में। दिस वाज द इजी क्वेश्चन। ओके नेक्स्ट, फिर हम बात करते हैं बच्चा 8th। लिखा गया है भाई फैमिली में वहां पर 6 मेंबर्स हैं, ABCDEF आपको लिखा है। अच्छा, अब यहां पर आपके पास लिखा क्या है, ई इज द ब्रदर ऑफ एज हस्बैंड। पहले ना इस लाइन को पढ़ो, ई कौन है, ए के हस्बैंड का भाई, मतलब ए जो है वो लेडीज हो गई, ठीक है। एफ इज द मदर ऑफ ई, एग्रीड। बी इज द डॉटर ऑफ डी एंड ए। अच्छा जी, यहां पे कहानी में ट्विस्ट है, मतलब डी और ए की एक पुत्री है, उनका नाम है बी। अब यहां पर भैया डी हो गया हस्बैंड और ए हो गई उसकी वाइफ। यहां से पता लग रहा है। अब उनके हस्बैंड के भाई साहब का नाम क्या है, उसका नाम है ई। ये लाइन आपको ध्यान से देखनी बेटा, उनका ब्रदर, मतलब ई कौन है, ए के हस्बैंड का ब्रदर, तो मतलब उसका किसका ब्रदर हो गया, डी का। ये लाइन आपको पढ़नी है, ठीक है। आगे लिखा है एफ इज द मदर ऑफ ई। चलो यार कोई होगा, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, एफ को पकड़ते हैं। एफ कौन है बच्चा, ई की मदर, ये लो भाई। तो एफ इज द मदर ऑफ ई, ओके। तो अगर एफ मदर ऑफ ई है, अगर आप नोटिस करते हो कि एफ इज द मदर ऑफ ई एंड लिखा है यहां पर, अगर आप नोटिस करते हो यहां पर ध्यान से देखिएगा, लिखा है एफ इज द मदर ऑफ ई, दैट मीन्स ऑब्वियसली वो उसके हस्बैंड की भी मदर हो गई। पर आगे क्या लिखा है, पढ़ना है, बी इज द डॉटर ऑफ डी एंड ए एंड इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ सी। दैट मीन्स अगर आप नोटिस करते हो बी कौन है, वो सी की ग्रैंड डॉटर है। कहने का मतलब ये हो गया भाई कि अल्टीमेटली सी जो है, सी वो बेसिकली ग्रैंडफादर हो गए, ठीक है। ये ग्रैंड मदर हो गई, ये फैमिली का रिलेशन। अब जो ग्रैंडफादर है उनके 2 बच्चे हैं, डी और ई, राइट। मतलब जो सी है उसके 2 बच्चे हैं, डी और ई, केयरफुली सोचिएगा। अच्छा, अब बेसिकली वहां पर क्या है भाई, उनका एक बच्चा बी, बी जो है वो ऑब्वियसली किसकी ग्रैंड डॉटर हो गई बच्चा, बी हो गई भाई ग्रैंड डॉटर सी की। अब क्वेश्चन पूछा है हाउ इज सी रिलेटेड टू ई। भाई अब सी और ई का क्या रिलेशन है, तो बहुत ऑब्वियस ही बात है बेटा, सी जो है वो ई के फादर साहब है, पिताजी हैं। तो यहां पर बेटा आपके पास ऑप्शन क्या बनता है, बी फादर, राइट। ओके नेक्स्ट, अब भाई हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 9th। ये भी इजी क्वेश्चन था अगर आप ध्यान से देखते हो। अ गर्ल इंट्रोड्यूस अ बॉय एज द सन ऑफ डॉटर ऑफ फादर ऑफ हर अंकल, द बॉय इज गर्ल्स इज। तो भाई कौन है आपको वो बताना। देखिए बहुत सिंपल सा फंडा है, आपको बोला क्या है पहले इसको समझिए। एक गर्ल हो गई, एक बॉय हो गया। गर्ल ने इस बॉय को इंट्रोड्यूस कराया एज द सन ऑफ डॉटर ऑफ फादर ऑफ हर अंकल, मतलब इसके जो अंकल हैं, गर्ल के जो अंकल हैं, उनके जो फादर हैं, याद रखो, मतलब गर्ल के ग्रैंडफादर हो गए, याद रखना, गर्ल के हो गए ग्रैंडफादर, ठीक है। उनके जो फादर की बेटी है, मतलब
इनकी जो सुपुत्री है, मतलब गर्ल की हो गई बुआ, गर्ल की कौन होगी बेटा? बुआ। उनका बेटा, उनका बेटा, तो बड़ी ऑब्वियस ही बात होगी भाई, उसका कजन हो गया, बुआ का बेटा, बुआ का बेटा, याद रखना। तो बेसिकली वो कौन हो गया बेटा? कजन, कजन ब्रदर। तो डी ऑप्शन हमारे पास बेस्ट ऑप्शन जाएगी, इसको आप चेक कर सकते हैं। तो हमारे पास बच्चा यहां पर डी ऑप्शन जो है वो बेस्ट जाएगी। ओके, नेक्स्ट, इसके बाद अगर हम आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर हमारे पास आता है। 10 देखिएगा, ए एंड बी आर ब्रदर्स। ओके, बहुत अच्छी बात है भाई, ए और बी जो है वो दोनों भाई हैं, अच्छी बात है भाई। लिखा है सी एंड डी आर सिस्टर्स, सी एंड डी आर सिस्टर्स। फिर लिखा है ए सन इज डीज ब्रदर, जो ए का बेटा है वो डी का भाई है, भाई है। लो बेटा, फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है। तो भाई यहां पर अल्टीमेटली अगर आप नोटिस करते हो दोस्तों, उसमें लिखा है सन, सन का भाई साहब, अब ये तो मतलब इसका मतलब ये हो गया कि एक ही बच्चे हैं सारे, वो एक ही बच्चे हो गए, एक के बच्चे हो गए, सी डी सब उसके हो गए। अब लिखा है हाउ इज बी रिलेटेड टू सी, तो बेटा ऑब्वियसली वो अंकल हो गए यार, बड़ी सिंपल सी बात है। तो भाई ये बेसिकली क्या हो गया मेरे पास आंसर इसका? अंकल, क्योंकि वो चाचा जी या ताया जी हो गए। ये लीजिए बेटा, पहले आपके 10 क्वेश्चंस हो गए हमारे पास, जो पहले 10 क्वेश्चन उसने रीजनिंग के डाले हैं, हम उस पर आगे चलते हैं। फिर हमारे कुछ थ्योरी क्वेश्चंस थे बड़े सिंपल से, जैसा कि आपको याद होगा, मैंने आपको पहले भी कहा था स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा वाला जो टॉपिक है उस पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि वो थ्योरी का जो टॉपिक है दैट इज अ वेरी गुड टॉपिक विच नीड्स टू बी अंडरस्टूड। ओके, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज इज एन एग्जाम्पल ऑफ, देखो एक सिंपल सी बात होती है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो उसको हम फ्रैक्शंस में नहीं डिवाइड कर सकते, तो जिस चीज को हम फ्रैक्शंस में नहीं कर सकते वो हमेशा डिस्क्रीट वेरिएबल होता है। तो याद रखेंगे भाई, हमारा जो 11th है उसका आंसर हो जाता है डिस्क्रीट वेरिएबल, ठीक है। जिनको हम फ्रैक्शंस में नहीं कर सकते उसे क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट वेरिएबल। नेक्स्ट, अब आपको आगे लिखा है कि भाई मैनिफोल्ड क्लासिफिकेशन के लिए किस चीज को हम रेकमेंड करते हैं। देखो यार, बड़ी सिंपल सी बात है, मैनिफोल्ड का मतलब होता है विच कैन बी डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स। तो जो ग्रुप्स होते हैं बच्चा, वो सारे के सारे पाई चार्ट पे आपके पास डिवाइड किए जाते हैं, ठीक है। मैनिफोल्ड क्लासिफिकेशन दैट मींस आपके पास क्या हो गया भैया? ग्रुप्स। ओके, नेक्स्ट, इसके बाद अगर हम इसमें आगे बात करते हैं 13th के अंदर, बोलता था मोस्ट कॉमनली यूज डिस्ट्रीब्यूशन इज डैश इन विच द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज एट द सेंट्रल पार्ट and frequency decreases when one moves away from the central part either on the left or the right side। सिंपल सी बात करें तो वो कहने की कोशिश क्या कर रहा है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जैसे आपको पता है पहले वो राइज करता है फिर वो फॉल करता है, राइट। तो बच्चा वो हमारे पास बेसिकली कौन से कर्व की बात कर रहा है? वो बात कर रहा है बेल शेप कर्व की, बिकॉज जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो फिर वो लेफ्ट और राइट साइड से बेटा उसमें एक बार राइज करके फिर फॉल करता है, राइट। तो अगर आप इसमें नोटिस करते हो तो भाई इसके अंदर ध्यान से देखिएगा, ये हमारा लेफ्ट साइड है, फिर हमारे पास ये राइट साइड है। तो बेसिकली इज टॉकिंग अबाउट अ बेल शेप कर्व, जिसमें सेंट्रल फ्रीक्वेंसी होती है और वहां से फिर हम लोग धीरे धीरे मूव करके फिर डिक्रीज होना शुरू होते हैं। तो डिक्रीज होना शुरू होता है, दैट मींस ही इज टॉकिंग टू अस अबाउट द बेल शेप कर्व। ओके, तो भाई इसके बाद आता है नेक्स्ट। अब आपको लिखा क्या है, फिर से एक और प्यारा सा क्वेश्चन उसने बीच में डाला। देखो वो आपको ना तंग करने की कोशिश कर रहा है, एज यू नो बेटा, आपको मैंने एग्जामिनेशन हॉल के बाहर ही बोला था मिक्स एंड मैच क्वेश्चंस आते हैं, तो वो सिस्टम उन्होंने बिल्कुल ही खत्म कर दिया कि पहले रीजनिंग डालो फिर स्टैट्स डालो, वो सिस्टम ही खत्म है। तो सारे क्वेश्चंस बच्चा मिक्स एंड मैच ही आते होते हैं, राइट। तो बच्चों को बेटा इसी चीज पे फोकस करना चाहिए कि सारे क्वेश्चन हमारे मिक्स एंड मैच ही होते हैं। अब देखिए जैसे क्या लिखा है, इट इज गिवन दैट पर्सन नेम ए इज मैरिड टू बी। लो भैया, ए ने बी के साथ शादी कर ली, ठीक है। द पर्सन ई इज द ब्रदर ऑफ डी। ओके भाई, ई जो है वो किसका ब्रदर है भाई साहब? डी का ब्रदर है। एंड दीज गाइज आर कपल्स, ओके। एंड द पर्सन बी इज द मदर ऑफ सी। ओके, होल्ड ऑन, अब लिखा क्या है भाई, ये सी की मदर है, ओके। एंड द पर्सन बी इज द मदर ऑफ सी, और आगे लिखा है भाई हुज सिस्टर इज डी। तो कहने का मतलब ये हो गया भाई हुज सिस्टर इज डी, कहने का मतलब ये हो गया कि भाई इसकी जो बहन है
बेसिकली उसका लिंक बन गया। सो कहने का मतलब ए और बी मैरिड कपल्स हैं, उनकी एक बेटी या बेटा कुछ भी आप कह लीजिए, ठीक है, वो सी होगा। अब आपको लिखा क्या है कि भाई मैरिड कपल्स हैं और बी कौन है, मदर। तो ये कंफर्म हो गया, अगर बी मदर है दोस्तों तो ए कौन है, फादर। ए कौन है दोस्त, फादर, ये कंफर्म हो गया। अब उसी के भाई यहां पर लिखा है कि ई इज द ब्रदर ऑफ डी, और आगे लिखा है सी और डी आपस में बहने हैं। अब लिखा है हाउ इज डी रिलेटेड टू ए। अब डी का ए से क्या रिलेशन है यार, देखो अब डी का ए से क्या रिलेशन है। अगर आप ध्यान से इस क्वेश्चन को चेक करते हो तो यहां पर अगर आप नोटिस करोगे वो ए की डॉटर है, ठीक है, वो बेसिकली कौन है बेटा, ए की डॉटर है, याद रखेंगे। तो यहां पर अगर आप देखोगे ध्यान से तो वो बेसिकली कौन है बेटा, ए की डॉटर। तो यहां पर आपका आंसर आ जाएगा सी, क्योंकि यहां पर आप नोटिस करते हो ए बी के ही सारे बच्चे हैं, सी ई और डी। ओके नेक्स्ट, फिर इन्होंने एक क्वेश्चन डाला बेटा सैम्पलिंग अगेन। अच्छा लिखा है सैम्पलिंग मेथड विच बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ मिक्स सैम्पलिंग। देखो जो मिक्स सैम्पलिंग होती है ना, उसको हम लोग कई डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, इसका बेस्ट आंसर होता है मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। तो बेसिकली बच्चा वो सैम्पलिंग जिसको हम लोग बहुत सारे छोटे छोटे स्टेजेस में डिवाइड करते हैं, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज मल्टी स्टेज, और मल्टी स्टेज ही हमारी मिक्स सैम्पलिंग होती है। ओके नेक्स्ट भाई फिर आता है बार चार्ट। अच्छा बार चार्ट कैन बी ड्रॉन फॉर द डेटा हैविंग नंबर्स ऑन। अब ध्यान से मेरी बात को समझिएगा बेटा, बार चार्ट जो होता है ना, आपको याद रखना है, वो आपके पास जैसे मान लीजिए मैंने बताया था कोई भी स्टूडेंट्स हैं अलग अलग डिसिप्लिन के, लाइक सपोज कोई साइंस का है, कोई कॉमर्स का है, कोई आर्ट्स का है, तो आप ऐसे करके इसके लिए बार चार्ट बना सकते हो। तो बेटा बार चार्ट जो होता है ये बेसिकली एक तरह से डिस्क्रीट वेरिएबल का डेटा होता है जो हम फ्रैक्शंस में नहीं डाल सकते। तो स्टूडेंट्स को भी हम लोग फ्रैक्शंस में नहीं डाल सकते, इसीलिए इसका बेस्ट आंसर ए होता है, याद रखेंगे। ओके नेक्स्ट दोस्तों, फिर से 17th क्वेश्चन आया। एन इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन ऑन सैलरीज रिसीव बाय 1000 पर्सन्स। फ्रॉम दिस कलेक्शन द डेटा ऑन वुमेन आर एक्सट्रैक्टेड। मतलब पहले उसने क्या करा, उसने पहले कोई डेटा लिया, उससे एक और डेटा निकाला, तो उस डेटा को हम लोग सेकेंडरी बोलते हैं, वो प्राइमरी नहीं है, वो सेकेंडरी है, राइट। नेक्स्ट आई थिंक ये थ्योरी सबकी राइट हुई होगी बिकॉज थ्योरी इज वेरी वेरी इजी। नेक्स्ट आपको बोला है टू सेल्स पर्सन प्रेजेंट देयर नंबर्स ऑफ सेल्स पर वीक फॉर अ मंथ, एन एप्रोप्रिएट डायग्राम दैट कैन बी ड्रॉन फॉर द डेटा इज। भाई आपको सिंपल सी बात बताऊं, यहाँ पर ना बहुत सारे लोगों ने हिस्टोग्राम मार्क करा होगा, बट अगर आप नोटिस करोगे लिखा है टू सेल्स पर्सन। जब दो लोगों का कंपैरिजन होता है तो दो बार चार्ट बनने सबसे अच्छे रीजनेबल होते हैं, याद रखना। किसी ने ज्यादा सेल करी, किसी ने कम सेल करी, तो वो दो बार चार्ट बनते हैं, एडजेसेंट बार चार्ट जो दो आपके पास साथ साथ बनते हैं, याद रखना। इसलिए इसका बेस्ट आंसर एडजेसेंट बार चार्ट है। ओके भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अ सैंपल सर्वे। भाई उसने लिखा है नॉट। अगर आप सैंपल सर्वे की प्रिंसिपल्स की लिस्ट पढ़ोगे तो उसमें ऑप्टिमाइजेशन प्रिंसिपल आता है, लार्ज नंबर्स आता है, स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी आता है, सिर्फ इनर्शिया नहीं आता, याद रखना। उसने वर्ड यूज करा नॉट, तो ये बड़ा थ्योरी में पढ़ना पड़ेगा। तो आंसर क्या है दोस्तों, प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया। ओके नेक्स्ट, अब यहां पर एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन था, कहता है भाई एक सिंगिंग कंपटीशन था टीवी के लाइव शो में, विनर को सेलेक्ट करना, जैसे आपको पता आजकल टीवी में आता है भैया वोट दो लाइक्स दो वोट दो। अब ये कौन सी सैम्पलिंग है, देखो यहां पर बेसिकली क्या आता है, इसका जो बेस्ट आंसर जाता है ना वो आता है पर्पसिव, क्योंकि इसका एक पर्पस है। पर्पस क्या है, आपका पर्पस है बेटा लाइक्स गैदर करना या वोट्स गैदर करना, तो याद रखना। इसीलिए इस सैम्पलिंग को हम लोग बेस्ट पर्पसिव सैम्पलिंग बोलते हैं, बिकॉज इट हैज अ डेफिनेट पर्पस टू इट, राइट। तो फिर आप देखोगे उन्होंने क्वेश्चन नंबर 20 तक तो भाई उन्होंने वहां पर डाली थी थोड़ी सी थ्योरी, देन अगेन वी हैव सम प्रैक्टिकल क्वेश्चन, थोड़ा स्टार्ट शुरू हो गया भाई। अब ये जैसे लिखा है हमारे पास दो ग्रुप्स हैं, N1 एक आ गया 10 और एक N2 आ गया 12। लिखा है बेटा हार्मोनिक मीन दो ग्रुप्स के, तो H1 आ गया 3 और H2 आ गया बच्चा 5। आप इसमें चेक कर सकते हो।
दोस्तों आपको हार्मोनिक मीन कंबाइन का फॉर्मूला पता है n1 प्लस n2 ओवर n1 बाय h1 प्लस n2 बाय h2। तो सिंपली फॉर्मूला अप्लाई करना था, फॉर्मूला अप्लाई करके इसका जो आंसर आता है दैट वर्क्स आउट टू बी 3.83। अगर आप इसको चेक कर सकते हो भाई तो ये 3.83 करके बच्चा इसका आंसर आता है। तो आप सीधा सीधा बच्चा इसको मार्क कर लीजिए 3.83। ओके ठीक है भाई, सो ये 3.8 बच्चा अपना आंसर मार्क हो जाएगा। ओके फिर आ जाइए बेटा क्वेश्चन नंबर 22 पे। अब अगेन ये प्रॉपर्टीज वाला क्वेश्चन है भाई। सबसे अच्छा ओपोनेंट क्लासिफिकेशन के लिए कौन सा मेजर होता है? देखो बेटा आपको बताता हूँ, मीन या स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है ना वो हमेशा ओपोनेंट में तंग करता है। तो सबसे अच्छा जो ओपोनेंट के लिए होता है वो होता है बेसिकली क्वार्टल डेविएशन। और आपको पता है क्वार्टल डेविएशन का रूल क्या होता है बच्चा? इट डज नॉट चेंज विद द चेंज ऑफ ऑरिजिन। एज यू ऑल नो बेटा क्वार्टल डेविएशन डज नॉट चेंज विद द चेंज ऑफ ऑरिजिन, राइट? इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ऑरिजिन प्रॉपर्टी होती है। सो इसका आंसर क्या आएगा भाई साहब? सी। नेक्स्ट कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना है। दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन भाई, सी आर निकालना था। तो ये तो मेरे ख्याल से सारे बच्चों का राइट ही गया होगा। इसमें आपने लोएस्ट और हाईएस्ट वैल्यू का पहले डिफरेंस निकाला, फिर लोएस्ट और हाईएस्ट वैल्यू को दोनों को प्लस करके इनटू 100 कर दिया भाई। तो जब आपने ये करा तो आपके पास आंसर अप्रोक्सीमेटली आता है 27.39। आप इसको चेक कर सकते हैं। तो भाई बी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाता है। नेक्स्ट अब मुझे बड़ा हार्मोनिक मीन निकालना था इस 24th का। मेरे ख्याल से ये सब क्वेश्चंस बच्चों ने बहुत रैपिडली करे होंगे। हार्मोनिक मीन अगर आपको निकालना है तो भाई इसमें आप देखोगे 1, 1/3, 1/6, 1/9। आपको पहले 1/x करना था 1, तो ये 3, ये 6 और ये 9 हो जाएगा भाई। इसका करा टोटल तो ये आ गया 19। फॉर्मूला होता है हार्मोनिक मीन का n ओवर सिग्मा 1/x। फॉर्मूला बट अभी मैं यहाँ पे नहीं मेंशन कर रहा बिकॉज आई थिंक दिस इज जस्ट अ पेपर डिस्कशन, राइट? सो फॉर्मूलाज वगैरह मेंशन नहीं कर रहा, मैं पढ़ा नहीं रहा बेटा, सर पेपर डिस्कस कर रहा हूँ। तो भाई इसका आंसर आता है अप्रोक्सीमेटली 0.21। तो ये आपके पास बी आ जाएगा। ओके नेक्स्ट भाई एक और चिल्लड़ क्वेश्चन, जैसे हम क्लास में बात करते होते हैं कि भाई आपको x का मीन गिवन है, दैट मीन्स मैंने आपको शॉर्टकट टेक्निक बताई हुई है कि x का मीन हमेशा x की वैल्यू होती है। तो आपको y का मीन निकालना है तो आपने इसके अंदर वैल्यू प्लेस कर देनी है। तो वैल्यू प्लेस करोगे भाई तो ये 3y इज इक्वल्स टू 45 आएगा, बट माइनस में तो y की वैल्यू -15। तो -15 इज द बेस्ट आंसर, बी ऑप्शन। ओके नेक्स्ट फिर आता है दोस्तों 26। आपको बोला है फॉर अ मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। आपको पता है भाई साहब ये हमारे पास अगर क्वेश्चन ऐसा आ रहा है 145 स्टूडेंट्स उसने जरूर दिए हैं बट हमें उसका कुछ खास काम नहीं आएगा। क्यों? बिकॉज हमारे पास फॉर्मूला होता है मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन -2 मीन। तो 52.40 -2 मीन इज 55.10। इसको आप चेक कर लेंगे तो बड़ा इसका जो आंसर आता है दैट वर्क्स आउट टू बी 47। तो ये मेरे भाई यहां पर आ गया ऑप्शन ए इज योर आंसर 47। ओके नेक्स्ट इसके बाद अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, द सम ऑफ 10 वैल्यूज इज 20। तो आपके पास n 10 और सिग्मा x इज गिवन एज 20। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ दीज वैल्यूज इज 80। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है सिग्मा x स्क्वायर ओवर n माइनस सिग्मा x बाय n का होल स्क्वायर अंडर रूट। तो भाई इसको सिंपली आपने सॉल्व करना और यू विल गेट योर आंसर एज 2। आई एम वेरी श्योर बेटा ये सब तो देखकर आप लोग बहुत खुश हो रहे होगे। यू विल बी वेरी श्योर कि भाई जो हमारा आंसर है दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके नेक्स्ट 28 अगर आप इसमें नोटिस करते हो, डेटा हैज अ सेट ऑफ फर्स्ट 11 पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ 6। सबसे पहली बात, अब यहां पर बच्चों ने थोड़ा सा परेशान हुए होंगे। अ डेटा हैज अ सेट हैज अ फर्स्ट 11 पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ 6। अब ये सर पॉजिटिव मल्टीपल्स मतलब बेटा वो कह रहा है 6,
पहले 11 लेने, 6, 6 2 12, उसके बाद 18, उसके बाद 24, उसके बाद 30, 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54, 6 10 60, 6 11 66। तो जो पहले 11 पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ 6 लेने हैं वो ये थे। अब आपने इस डेटा को इसको यूज करके आपने पहले Q1 निकालना है, तो Q1 में 11 + 1 / 4, दैट इज थर्ड आइटम, एंड थर्ड आइटम वर्क्स आउट टू बी 18। फिर आपने बच्चा Q3 निकालना है, तो 3 × 11 + 1/4, एंड दैट वर्क्स आउट टू बी नाइन्थ आइटम। नाइन्थ आइटम आती बेटा 54। अब आपने इसका सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, दैट इज क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है, तो 54 - 18/2, एंड दैट वर्क्स आउट टू बी 18। सो 18 इज योर आंसर। सो दोस्तों, अगर आप इसको देखोगे, दीज आर वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चंस, एंड आई थिंक व्हेन यू सी दिस यू विल लव इट, बिकॉज ये सब क्वेश्चंस बहुत आपको मोटिवेट करेंगे भाई अपने स्कोर को कैलकुलेट करने में। चलिए अब कुछ एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं, आप लोगों का प्यारा फेवरेट टॉपिक प्रोबेबिलिटी। अब बच्चों को, कुछ बच्चों ने मुझे बोलते सर प्रोबेबिलिटी का टॉपिक जो है वो बहुत टफ आया। कुछ नहीं था भाई, सीरियसली बोल रहा हूँ। अगर आप लोगों ने क्लास नोट्स पढ़े हैं तो आप देखोगे कुछ भी क्वेश्चंस इसमें से ऐसे नहीं थे जो फालतू के हैं। अगर आप ध्यान से देखते हो बेटा, नंबर ऑफ टॉसेस निकालना है, मतलब आपको n कैलकुलेट करना है। कॉइन वाले क्वेश्चन मैंने बताया था, टॉसेस वाले क्वेश्चन बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन से करने चाहिए। मैंने आपको टेक्निक सिखाई हुई है, शॉर्टकट टेक्निक सिखाई है कि कौन से क्वेश्चन को कब देखना, किससे करना है। अब बोलता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। देखो मुझे एक बात बताओ, एटलीस्ट वन का मैंने क्लास में फॉर्मूला क्या बताया हुआ है, 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, राइट। फेलियर का मतलब होता है आपने पहले r को 0 लेके चलना है। तो अब अगर आप यहां पे चेक करते हो, आपको प्रोबेबिलिटी 0.875 गिवन है, ठीक है। फॉर्मूला होता है 1 - NC0 फेलियर। अच्छा, कॉइन की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती, 1/2 की पावर 0 इंटू 1/2 की पावर n-0, राइट। तो आपने क्या करना है बच्चा, इसको इधर ले गए तो ये आ जाएगा बेटा 0.125 माइनस में। अब NC0 को सॉल्व करोगे 1 आएगा, एनीथिंग विच हैज अ पावर 0 इज आल्सो 1। सो बेसिकली यहां पर क्या आ गया, 1/2 की पावर n। नाउ सी इट वाज सो सिंपल। अगर आप यहाँ पे चेक करते हो, ये भी आपके पास बेसिकली सारी फिगर माइनस में चलेगी ना, माइनस माइनस इज कैंसल्ड। 0.125 इज एक्चुअली 0.5 की पावर n। अपना कैलकुलेटर यूज करना है और 0.5 को देखना है भाई कि कितनी बार, जैसा आपको मैंने टेक्निक सिखाया हुआ है, यहां पर आप चेक करें। 0.5 इंटू इक्वल टू दबाया 2 बार तो 0.125 आता, दैट मीन्स n का आंसर क्या आता है, 3। इट वॉज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, और सिंपली बस खाली आपको यहाँ पर वैल्यूज वगैरह प्लेस करनी थी। सी आई नो, एक्चुअली होता क्या है कि भाई बच्चा जो है वो थोड़ा सा नर्वस होता है एग्जाम हॉल में, और ये सब चीज़ें देख के घबराता है, इसीलिए उसको ऐसा लगता है डिफिकल्ट है, बट एक्चुअली में क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं होते हैं। आई होप जब आप सोल्यूशन देख रहे होगे तो आप सोच रहे होगे ओ यार यही था, इसमें तो कुछ भी नहीं था। ओके, जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए, आपको बोला कि सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी 1/5 है। मान लो बेटा x सेलेक्ट होगा 1/5, y सेलेक्ट होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है भाई साहब, 1/3। अच्छा, x सेलेक्ट होगा प्रोबेबिलिटी 1/5, y सेलेक्ट होगा प्रोबेबिलिटी 1/3। अब लिखा क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ देम इज सिलेक्टेड। मुझे कोई सिलेक्ट करना ही नहीं है भाई, तो क्या करना है बच्चा, x बार इसका क्या आ गया 4/5, y बार इसका क्या आ गया 2/3। अब मुझे कोई सेलेक्ट नहीं करना, दैट मीन्स x बार इंटू वाई बार, दैट इज 4/5 इंटू 2/3। तो सिंपल आंसर बच्चा 8/15। ये लीजिए भाई, मेरे को कोई सिलेक्ट करना ही नहीं है, राइट। ओके, नेक्स्ट। फिर आप आ जाइए दोस्तों, आपके पास आ गया क्वेश्चन नंबर 30 हो गए भाई अपने। क्वेश्चन नंबर आ गया 31, मुझे CV निकालना था। इट वॉज अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर मीन इनटू 100 आपको 75936, 75936। इसके साथ पहले x² निकाल लीजिए। अगर इसमें नोटिस करते हो 49, 25, 81, 9 एंड 36। भाई इसका जब आपने सिग्मा करा तो ये आ गया 30, इसका करा बच्चा ये आ गया 200। अब आपको जब मीन निकालना है तो 30 को 5 से डिवाइड करा तो आ गया 6,
अब आपको जब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो फॉर्मूला सिग्मा एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस सिग्मा एक्स बाय एन का होल स्क्वायर, इसको करा अंडर रूट, तो बेटा स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आप चेक करोगे तो वो आ जाएगा 2। अब आपको CV निकालना है, CV इज सो सिंपल, स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर मीन इनटू 100 and that works out to be 33.33 and that's your A option as your answer। तो बच्चे अगर आप चेक करोगे भाई तो इसमें कोई भी कुछ खास क्वेश्चन नहीं था। ओके नाउ हाँ, हियर कम्स अ गुड क्वेश्चन, ये एक अच्छा सम था 30 सेकेंड, तो इसको ध्यान से देखना, ये भी बेटा ऐसा क्वेश्चन ICM बुक में है, आप ध्यान से देखोगे बच्चा, ये क्वेश्चन अच्छा था। लिखा है अ सेट कंटेन्स ऑफ 7 नंबर्स, लेट्स से 7 नंबर्स x1 x2 x3, let's say x4 x5 x6 और x7, इनका जो एवरेज लिखा है वो 12 है। अब मैंने आपको एक टेक्निक सिखाई बेटा, 7 नंबर की अगर एवरेज 12 इनका टोटल होता है 7 इंटू 12, याद करो, तो इसका टोटल कितना है 84। ठीक है, मैंने टेक्निक सिखाई बेटा, अगर 7 नंबर का एवरेज 12 है तो टोटल क्या होता है 7 इंटू 12, 84। अब यहां पर जो एवरेज है फर्स्ट 4 ग्रेटर नंबर्स का, मतलब x1 x2 x3 x4, जो पहले आपके पास स्मॉलर हैं ये हो गए बेटा हमारे पास स्मॉलर, ग्रेटर x4 x5 x6 और x7 बेटा ये ग्रेटर हो गए। ठीक है, अब बोलता है पहले जो 4 नंबर्स थे ना उनका ग्रेटर वाले का अपने पास एवरेज था 18, तो 4 इंटू 18 कितना हो गया 72। टेक्निक याद करो, 4 नंबर जो स्मॉलर है उनका एवरेज कितना है 8, तो 4 इंटू 8 कितना हो गया भैया 32। अब देखो मेरे पास इक्वेशन को फॉर्म करने का तरीका क्या है, x1 से लेकर x4, तो अगर मैं चेक करूं x1 प्लस x2 प्लस x3 इज 32 माइनस x4, और इसको मैं चेक करूं x4 प्लस x5 प्लस x6 इज इक्वल्स टू, आई एम सॉरी x5, सो सॉरी माफी चाहूंगा बेटा, x5 प्लस x6 प्लस x7 इज इक्वल्स टू 72 माइनस x4। तो भाई अगर आप इसमें नोटिस करते हो मेरे पास ये x1 x2 x3 की वैल्यूज आ गई, इसकी वैल्यूज आ गई हैं, तो इसकी वैल्यू प्लेस करते हैं 32 माइनस x4 प्लस x4 प्लस 72 माइनस x4 इज इक्वल्स टू 84। अब इसको सॉल्व करोगे तो बेटा x4 निकल आएगा, और उसने पूछा कि उसने यही तो पूछा कि कोई एक नंबर बता दो भाई, तो वह x4 है जो दोनों में कॉमन है, ये आ गया 20। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट वे टू डू दिस क्वेश्चन, राइट। तो बच्चे इसमें चेक कर लीजिए भाई, एकदम से इजीएस्ट वे है इस क्वेश्चन को करने का। चलिए फिर आते यार एक और, देखो नॉर्मली बच्चे प्रोबेबिलिटी से तंग आते हैं, बट प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस ऑनेस्टली स्पीकिंग एग्जाम्स में इजी आते होते हैं। अब जैसे यहाँ लिखा गया 3 कंपोनेंट्स हैं ABC, इसको मैन्युफैक्चर करा सेपरेटली। अब बोलता है भाई 3 कंपोनेंट्स में से आपको लिखा है 3 कंपोनेंट्स, इट इज फाउंड दैट 5% ऑफ कंपोनेंट A, 4% ऑफ B एंड 1% ऑफ C आर डिफेक्टिव। तो मतलब A के डिफेक्टिव होने का चांस कितना है 5/100, तो A के डिफेक्टिव नहीं होने का चांस कितना है 0.95। ठीक है, दैट इज 95/100, दैट इज ये आ गया 0.05। ओके, B के डिफेक्टिव होने का चांस है 0.04, तो B के डिफेक्टिव नहीं होने का चांस है 0.96, C के डिफेक्टिव होने का चांस है 0.01, C के डिफेक्टिव नहीं होने का चांस है 0.99। उसने क्या बोला है कि भैया डिफेक्टिव कोई नहीं होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, तो 0.95 इंटू 0.96 इंटू 0.99, आप चेक करो इसका आंसर अप्रोक्सीमेटली 0.9 के आसपास आएगा। सो डी ऑप्शन इज योर आंसर। सो मतलब यहां पर अगर आप देखते हो, मैंने देखो आपको क्लास में बोला हुआ बच्चा लोग कि हमारे पास 10 में से एक आध कोई क्वेश्चन टिपिकल होता है, टिपिकल तो नहीं कह सकते, ट्रिकी होता है, और बाकी सारे क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, बस आपको वो एक क्वेश्चन से बच के रहना है। अब जैसे एक क्वेश्चन आया 34 इज अ स्मार्ट क्वेश्चन, आई शुड नॉट से इट्स अ टफ क्वेश्चन, आई शुड रादर से भैया थोड़ा स्मार्टली इस क्वेश्चन को करना है। बोलता है 2 बंदे गेम खेल रहे हैं, ठीक है, अब सपोज कर लो 2 बंदे कोई भी मैचेस खेल रहे हैं, जो 4 मैच जीतेगा वो विनर हो जाएगा। अब क्वेश्चन को समझो, जो प्लेयर
हर एक प्लेयर के पास 50-50% चांस है जीतने का। अब बताना है कि चौथे मैच में गेम एंड होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। देखो अब यहां पर क्या है, सपोज हम पहले प्लेयर ए लेते, लेट्स से प्लेयर ए लिया, ठीक है। अब आपको पता है प्लेयर ए के जीतने की पहले मैच में प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2। दूसरे मैच में भैया 1/2, तीसरे मैच में 1/2। अब यहां कहानी क्या है, जो चारों मैच में जीत जाएगा, मतलब इनका टोटल प्रोबेबिलिटी आ गया बेटा 1/16। मल्टीप्लाई करेंगे तो, बिकॉज ऑब्वियसली इनको मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। तो लॉजिक क्या है मेरे भाई कि जो चारों मैच जीतेगा, ठीक है, उसी को विनर हम डिक्लेयर कर देंगे। अच्छा, अब ऐसे ही मेरे भाई बी का भी होगा, क्योंकि ऑब्वियसली दोनों के बराबर बराबर चांस है, तो बी का भी कितना हो गया 1/16। अब दोनों की टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1/16 प्लस 1/16, दैट वर्क्स आउट टू बी 2/16 एंड आंसर इज 1/8। कटिंग करके ये लो भैया आंसर आ गया। तो मतलब ये सब जो क्वेश्चंस हैं, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो मैं फिर से बोल रहा हूं भाई, कोई हाई फाई नहीं थे, ठीक है। हाँ, कुछ एक आध क्वेश्चन ट्रिकी आ जाता है बीच पे। अब जैसे ये बोला भैया मोड, अब आप याद करना है मोड का फॉर्मूला। मोड का फॉर्मूला क्या बोला है, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में n+1 इंटू पी। तो 7+1 क्या होता है 8, 8 इंटू पी दैट इज 1/3। तो बेटा ये क्या हो गया 8/3। सीधा फॉर्मूला यूज करा, n+1 इंटू पी, बात ही खत्म, राइट। सो यहां पर अगर आप नोटिस करते हो, ध्यान से देखिएगा, मोड का बेसिक फॉर्मूला क्या है n+1 इंटू पी। सो भाई हमारे पास क्या आ गया 8, 8 इंटू 1/3, तो मेरे पास आ गया मोड। सो बच्चा हमने सीधा सीधा यहां पर फॉर्मूला लगा दिया। ओके, नेक्स्ट, इसके बाद 36 पर आते हैं। यहां पर ध्यान से देखेंगे, अ नंबर इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स। आपको बोला है भाई कि एक नंबर, अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, दिस वाज अ गुड क्वेश्चन 36, कि मुझे ना 50 नेचुरल नंबर से एक नंबर सेलेक्ट करना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी आइदर अ 2 डिजिट प्राइम नंबर। ओके रुक जाओ, ये पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। लेट्स से मुझे पहले प्राइम नंबर्स देखने हैं जो पहले 50 में होते हैं। पहले 50 में मेरे कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, लेट्स से 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, लेट्स से 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47। भाई अप्रोक्सीमेटली अगर आप चेक करोगे तो 11 प्राइम नंबर्स होते हैं बेटा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आती है 11 बाय, अपने पास आ गया 11/50, ठीक है, क्योंकि 50 में से निकाले 11/50। अब लिखा है कंपोजिट नंबर, लिखा है और का मतलब आ गया सेकेंड टर्म, कंपोजिट नंबर लाइंग बिटवीन 5 से लेकर 40। अब मुझे देखना है कंपोजिट नंबर्स जो 5 से लेकर 40 के बीच में आते हैं। देखो अब वो तो बहुत सारे होते हैं, आपको थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा भाई। 5 से लेके 40 में जो प्राइम नहीं होते बेटा, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21 भी है, आई एम सो सॉरी, 21 भी है, 21, 22, 24, इसमें थोड़ा टाइम लग सकता था बेटा करने में, 26, 27 आ गया, नेक्स्ट 28, 30, नेक्स्ट आपके पास आ गया 32, नेक्स्ट आ गया 33, नेक्स्ट आ गया 34, 35, 36, 38, 39। 5 से लेके 40 के बीच में अगर आप काउंट करने जाओगे ना तो भाई तो अप्रोक्सीमेटली 25 नंबर ऐसे हैं जो कंपोजिट हैं। तो सेकेंड वाले की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई बेटा 25/50, राइट। अब अगर देखेंगे तो इसमें कोई कॉमन वाला तो नंबर है ही नहीं, होगा भी नहीं, क्योंकि प्राइम अलग होता है, कंपोजिट अलग होता है। So probability of A plus B is actually what 11/50 plus 25/50. तो अब देखोगे that's 36/50. 36/50 is actually 0.72 and that's your answer. So I agree that this question was a bit time consuming, but 10 में से एक क्वेश्चन तो बेटा आएगा ही आएगा, याद रखो, मैंने पहले भी बोला हुआ है, ठीक है। उनके पास बेटा चैप्टर्स ही यही है, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, वो यही सब चैप्टर्स में से जितने भी क्वेश्चन उठपटांग डाल सकते हैं। ओके नेक्स्ट भाई, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन था, लिखा है सम डाइस विद 6 फेसेस हैविंग नंबर्स रिटन फ्रॉम 4 to 9। अब प्रॉब्लम क्या है,
नॉर्मली डाइस में हम लोग जितने भी क्वेश्चंस करते हैं उसमें हम लोग हमेशा करते हैं 1 2 3 4 5 6। उसने चालाकी क्या कर दी, बोलता 4 to 9। तो इससे घबराना नहीं है, बहुत थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था बट आपको दिमाग लगाना है। अब आपने 2 डाइस फेंके, जैसे सपोज कर लो बेटा 4 5 6 7 8 9, ये दोनों डाइस में नंबर्स हैं। अब आपको बताना है सम ऑफ नंबर्स की प्रोबेबिलिटी 14 या उससे कम कितने नंबर्स हैं। देखो आपको पता है 2 डाइस में टोटल 36 आना है, ठीक है। अब 14 या उससे कम, अब यहां पर मैं आपको बताता हूं, पहले 4 से शुरू करते हैं, टेक्निक समझना। 4 4 8, 4 4 बेटा आपके पास मैं लिख रहा हूं बट आपको एग्जाम में इतना लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ती। 4 4 8, 4 5 9, 4 6 10, ऐसे बेटा 4 के साथ सबको कंपेयर करना है। 4 7 11, 4 8 12, 4 9 13। आपको 14 या उससे कम वाला चाहिए। चलिए 4 का कंपैरिजन हो गया। 5 5 4 9, 5 5 10, 5 6 11, 5 7 12, 5 8 13, 5 9 14। मैं ये ले सकता हूं बिकॉज मुझे 14 या उससे कम चाहिए। अब आइए 6 से शुरू करते हैं। 6 का कंपैरिजन सबके साथ करना है। 6 4 10, 6 5 11, 6 6 12, 6 7 13, 6 8 14, 6 9 नहीं ले सकता क्योंकि उसमें वैल्यू बढ़ जाएगी। अच्छा फिर 7 का कंपैरिजन, 7 4 11, 7 5 12, 7 6 13, 7 7 14, 7 8 15 नहीं ले सकता बिकॉज वो गड़बड़ हो जाएगा। आगे फिर 8 का कंपैरिजन, 8 4, 8 5, ठीक है भाई। 8 6 भी ले लूंगा बट मैं 8 7 नहीं लूंगा अब मैं, राइट। इसके बाद इसी तरीके से बेटा 9 का कंपैरिजन करूंगा, 9 4, आप इसमें चेक कर लीजिए, और 9 5, बस उसके बाद जाएगा नहीं। तो आप देखोगे बच्चा मेरे पास कितने नंबर्स आ गए, अगर आप चेक करोगे 26, तो 26 नंबर आ गए आउट ऑफ 36। थोड़ा सा कटिंग कुटिंग करा बेटा, इसका आंसर क्या आ गया 13/18। सो बी ऑप्शन आंसर आ गया। तो आपको थोड़ा सा ना यहां पर पेशेंस रखकर इसको ध्यान से देखना था, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ खास था नहीं। ओके भाई क्वेश्चन नंबर 38 आ जाते हैं। अब देखो इसमें क्या कहानी है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, क्लास में कई बार ऐसा क्वेश्चन कराया हुआ है। एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हमने बनानी होती है। यहां पर आ गया -2, ये आ गया -2, सॉरी +2, लेफ्ट हैंड वाला बेटा माइनस होता है और ये प्लस हो गया। और आपको पता है भाई ये सेंटर वाला 0 होता है। उसने बोला क्या है, यहां से लेके यहां तक का डेटा ना, ये वाला सारा, ये 0.95 है। नोटिस करो ये डेटा 0.95 आ गया। फिर लिखा है -2 से लेकर लेट्स से -1.5। ये जो इतना डेटा लिखा हुआ है ना, ये वाला, ये मेरे भाई आपको लिखा है 0.045। कितना लिख दिया भैया 0.045। ये डेटा आपको मेंशन कर दिया कि 0.045 है। चलो ठीक है। अब बोला क्या है कि भाई प्रोबेबिलिटी निकाल 0 से लेकर 1.5 की, मतलब मेरे को लेट्स से इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इस पोर्शन की। सी इट इज वेरी वेरी सिंपल। अगर ये पूरा 0.95 है तो आपको थोड़ा सा इमेजिन करना है, इतना पोर्शन जो है वो हो जाएगा 0.95 का आधा। 0.95 का आधा दैट मीन्स हो गया 0.475। अब आपको पता है कि भाई बड़ी सिंपल सा फंडा है, -2 से लेकर -1.5 अगर 0.045 है तो ये वाला पोर्शन भी आपके पास 0.045 ही होगा। तो आपको क्या करना है भाई, ये देखना, इतना पोर्शन जो कि 0.045 है इसको माइनस कर देना है 0.045, और बाकी आपके पास वैल्यू आ जाती है and that works out to be 0.43 and that's your answer. So अगर आप देखते हो, अगेन आई एम टेलिंग यू गाइज अगेन, बिकॉज ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखने में अजीबोगरीब, बट क्वेश्चन में दम कुछ नहीं था खास। ओके नेक्स्ट 39 आपको बता रहा है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन इज गिवन बिलो, और आपको ये लिखा है, आपको मीडियन बोला है। यार आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, ऐसे क्वेश्चन में हम लोग एक चीज फॉलो करते थे कि भैया सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो आपको बोला है कि भाई मीन मीडियन मोड हमेशा इक्वल होता है, ठीक है। तो हमारे को अगर मीन निकल आएगा तो हमारा मीडियन अपने आप आ जाएगा, बड़ी सिंपल सी बात है। तो भैया हम एक काम करते हैं,
हम इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए हम लोगों ने क्या क्या लिखा बेटा, अगर आप क्वेश्चन पढ़ते हो आपको x दिया हुआ है 0 1 2 3 4 और आपको बच्चा जो प्रोबेबिलिटी लिखी हुई है वो लिखी हुई है k, वो लिखा है 2k प्लस के स्क्वायर, वो लिखा है 3k, फिर लिखा है 2k प्लस के स्क्वायर। बहुत इजी वे है इसको सॉल्व करने का और आपको पता है टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 के बराबर आती है, राइट। तो अगर मैं इसको चेक करता हूं यहां पर बच्चा, पहले मैं इसका टोटल करता हूं, द इजीएस्ट वे k और k प्लस करेंगे तो भाई यहां पर क्या आ जाएगा 9k प्लस 2k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 आ गया। अब इसका एक और इजी वे बेटा, आपको पता है एक्सपेक्टेड वैल्यूज मीन, तो आपको px निकाल लेना है, राइट। तो आपके पास यहां पर क्या आएगा 0 2k प्लस के स्क्वायर, यह आ गया 6k, इसको आप चेक करो बेटा 6k प्लस 3k स्क्वायर और यह आ गया 4k। इसका जब मैं टोटल करता हूं तो बच्चा ये आ जाता है, अगर आप इसमें नोटिस करोगे 18k प्लस 4k स्क्वायर। तो भाई साहब ये आ गया 18k प्लस 4k स्क्वायर। याद रखना अब आपको एक चीज पे जरा फोकस करना है, 18k प्लस 4k स्क्वायर, दैट मीन्स आप इसको देखते हो कि इसको मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूं 2 कॉमन, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ गया 9k प्लस 2k स्क्वायर, राइट। तो मेरे को पता है बेटा यही मेरा मीन होगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू दैट इज मीन। तो यहां पर दोस्तों 2, अच्छा इसकी वैल्यू तो 1 है, इसको चेक करो बेटा इसकी वैल्यू तो 1 है, तो दैट मीन्स मेरा एक्सपेक्टेड वैल्यू हो गया 2 और जो कि हो गया बच्चा मेरा मीन। और सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा मीन मीडियन मोड बराबर होता है, तो हमारे पास वहां पर बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, सर मीडियन लिखा था, हमें तो मीन निकालना होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू में, एक्सपेक्टेड वैल्यू इज मीन ओनली, तो हमारा आंसर बच्चा वहां पर 2 आ जाएगा, राइट। ओके, इसके बाद अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, जैसा कि आप देख सकते हो कि एक पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का बड़ा सिंपल क्वेश्चन, एन इमरजेंसी रूम रिसीव्स एन एवरेज ऑफ 3 पेशेंट्स। सी एवरेज वर्ड लिखा है तो आपको m गिवन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 2 पेशेंट्स, r गिवन है, अराइव इन एन आवर। तो भाई फॉर्मूला पता है आपको, प्रोबेबिलिटी निकालना है, e इज माइनस वहां पर आ गया 3 इंटू 3 की पावर 2 ओवर फैक्टोरियल 2, फॉर्मूला सीधा लगाइए। अब यहां पर चिंता वाली कोई बात नहीं है क्योंकि आपको वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। तो बेटा ये देखोगे ऊपर वैल्यू गिवन है 0.049 इंटू 9 ओवर 2। अब बच्चों के मन में सवाल आएगा सर वो बाकी क्या दिया हुआ, बेटा बाकी तुम्हारे साथ खिलवाड़ कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा, बाकी अगला तुम्हारे साथ खेल रहा है, राइट। अगर आप देखोगे इससे मेरा आंसर आता है 0.2205, 0.2205 is actually 0.22, ए ऑप्शन इज योर आंसर। ये लो भाई साहब 40 क्वेश्चंस आपके हो गए। अब जैसे अगला क्वेश्चन आता है 41, अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। आपको लिखा क्या है कि भाई बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में n अगर आपके पास 20 है, p 0.3 है, वेरिएंस निकालना है। देखो बेटा मीन होता है np, वेरिएंस होता है npq। तो आपको पता है भाई कि अगर यहां पर q निकालूंगा तो वो आएगा 0.7, सो 20 इंटू 0.3 इंटू 0.7। जब दोस्त आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा 4.2 एंड 4.2, दैट मींस ए ऑप्शन इज योर आंसर। ओके, अब भैया 42nd पर आएंगे, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, मैंने क्लास में ऐसा कई बार कराया हो, अगर आप याद करोगे रिग्रेशन के स्पेशल फंडास में मैंने ये क्वेश्चन कराया था और मैंने इसी क्वेश्चन को एक बार दोबारा रिपीट करता हूं। फर्क ये है मैं जब क्लास में कराता हूं इसको मैं v ऑन u बोलता हूं, उन्होंने n ऑन m ऐसे करके कर दिया, थोड़े से अल्फाबेट्स को चेंज करा और कुछ नहीं है। अब ध्यान से देखिएगा, मैं एक बार बच्चों को याद कराऊंगा भैया, by(x) इसमें लिखा है 0.8, मेरे ख्याल ये बच्चों को क्वेश्चन इतनी बार प्रैक्टिस कराया है, दे मस्ट हैव डन इट बिफोर। तो भाई साहब इसको एग्जाम में आपने करा ही होना चाहिए। तो व्हाट इज रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ BNM, तो BNM का होता है फॉर्मूला by(x) इंटू p/q, राइट। जैसे हम लोग का फॉर्मूला होता था बेटा BVU, तो BVU अगर आप क्लास नोट चेक करोगे उसमें किया गया क्वेश्चन है बेटा ये। तो यहां पर हमारे पास क्या है m प्लस 3x इज इक्वल्स टू 10। हमने क्या करना होता था, x को अकेला छोड़ा, ठीक है। तो हमारा पहला फंडा क्या, m को अकेला छोड़ना है, तो m को एक तरफ रखा, आई एम सो सॉरी, m इज इक्वल्स टू 10 माइनस 3x और नीचे कुछ ना मेंशन हो तो 1 ले लेते थे। अब मुझे x को यहां पर अकेला छोड़ना है तो वी हैव टू डिवाइड
x बाय -3। अब मैं अकेले को तो डिवाइड कर नहीं सकता, तो भाई याद करो मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से उसको -3 से डिवाइड करूंगा, राइट। तो नीचे वाली वैल्यू जो है वो मेरे पास मेन होती थी, याद रखना। तो मतलब सिंपल सा मैंने आपको फंडा सिखाया था, जिससे आप डिवाइड कर रहे हो वही नीचे डिनोमिनेटर में वैल्यू आ जाती है। तो अब आपको पता है कि जो मेरा p है वो आपके पास आ गया -1/3। अब आप आइए सेकंड वाले पे। सेकंड वाले में अगर आप देखते हो बच्चा, मुझे यहां पर 5n इज इक्वल्स टू 25 - 2y आया। n को पहले अकेला छोड़ा, 25 - 2y बाय 5। अब मुझे क्या करना है भैया, सबको -2 से डिवाइड करना है। तो आप अभी -2 से चलो डिवाइड करते रहना, आपका फोकस डिनोमिनेटर पे रहता है, आपके पास नीचे q की वैल्यू आ जाती है। इफ यू रिमेंबर माय टेक्निक बच्चा, दैट्स द बेस्ट टेक्निक। p और q निकाल लिया। अब मेरे पास by(x) is already given to us 0.8 into p is -1/3, q is -5/2। I'm so sorry, it's -5/2। आप देखोगे माइनस माइनस कैंसिल होगा, इसको चेक करोगे 0.1056 करके आंसर आता है। अब 0.1056 जो है दैट इज नियरेस्ट आंसर इज 0.106। सी ऑप्शन इज योर आंसर, राइट। आप लोगों के फेवरेट ऑप्शन बेटा सी ऑप्शन आते जा रहे हैं, एज यू कैन रिमेंबर भाई। इसके बाद आ जाइए दोस्त, हमारे पास आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट, अपनी क्लास नोट्स का क्वेश्चन है भाई, अगर एक b/x बड़ा होता है 1 से, तो दूसरा बेटा आपके पास ऑब्वियसली 1 से छोटा ही होगा। तो इसका आंसर क्या है? इट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1। इट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1, याद रखिएगा। उसके बाद भाई अब ये सब क्वेश्चंस भी आप नोटिस करोगे, कई बार हमने क्लास में करें। आपको लिखा है sum of squares of difference between two ranks awarded by two judges on 10 candidates is, अगर लिखा है n is 10 if the rank correlation is 0.8, आपको सम ऑफ डिफरेंस मतलब d स्क्वायर निकालने को बोला गया है। तो भाई फॉर्मूला होता था रैंक कोरिलेशन 1 - 6 सिग्मा d स्क्वायर ओवर 10 क्यूब माइनस 10, और आपको कैलकुलेट करके सिंपली डी स्क्वायर निकालना है भाई। तो जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे डी स्क्वायर का आंसर आता है 33। प्लीज डू कैलकुलेट इट बटा योरसेल्फ बिकॉज दिस क्वेश्चन हैज बीन डन लॉट ऑफ टाइम्स इन द क्लास। ओके, नेक्स्ट इसके बाद भाई मेरे पास आ गया 45 अगर आप इस पे नोटिस करते हो, आपको लिखा गया है फॉर अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स the sum of squares of difference in ranks for maths and physics are found to be 60। तो भाई अगर आप इसमें नोटिस करते हो सिग्मा डी स्क्वायर इज 60 which is 120 times the value of rank correlation। तो that means rank correlation is 60/120, क्योंकि वो 120 गुना है, और आपको वैसे भी पता रैंक कोरिलेशन 1 से छोटा ही आएगा भाई, तो डिवाइड करके आपके पास आंसर आ जाएगा 0.5। हाउ मेनी स्टूडेंट्स, मतलब आपको n निकालने को बोला है। अब बोलो भैया क्लास नोट्स में ऐसे कितने क्वेश्चंस करे हुए हैं, राइट। तो सारे बच्चे चेक कर लो। 0.5 इज इक्वल्स टू 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर ओवर n क्यूब माइनस n। भाई इसको ले गए इधर, तो 0.5 - 1 इज -360। इफ यू रिमेंबर आपको टेक्निक सिखाता था, इसको ऐसे लिखो n - 1 n और n+1। आई होप सारे बच्चों को मेरी शॉर्टकट टेक्निक याद होगी। तो भाई जब हम इसको करा -0.5 इज -360। भाई शॉर्टकट टेक्निक्स याद कर लो, इसको हम लोग ऑर्डर में लिखते होते थे। माइनस माइनस कैंसिल करा तो n - 1 n और n+1 इज इक्वल्स टू 720 विच इज 8 9 और 10 के बराबर। अब n की वैल्यू बच्चा क्या आती थी? 9। तो आप देखोगे सी ऑप्शन, अगेन दोस्तों आपका फेवरेट सी ऑप्शन आंसर है, राइट। ओके, नेक्स्ट भाई 46 बड़ा सिंपल है। दोनों वेरिएबल अगर बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली, अगर दोनों कम होंगे तो साथ में कौन सा कोरिलेशन है वो? दैट इज पॉजिटिव कोरिलेशन। ओके, 47 विच सैम्पलिंग टेक्निक इज रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। बेटा देखो हम लोग जब भी इंडेक्स नंबर्स बनाते हैं वी फॉलो अ पर्टिकुलर मेथड एंड सिस्टम, तो दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। याद रखना, उसको हम लोग सिस्टमैटिक सैम्पलिंग बोलते हैं, राइट। ओके, नेक्स्ट
इसके बाद ये भी क्वेश्चन आप देखिए कितनी बार क्लास में किया गया क्वेश्चन है इंडेक्स नंबर का। 2015 में जब आपका इंडेक्स था 125, 2025 में आपका इंडेक्स हो गया 196, तो उस टाइम पे आपकी सैलरी 25,000 थी, अब हो गई है 37,250। आपको सिखाया था बेटा यूनिटरी मेथड से, तो 125 पे सैलरी 25,000 थी, एक पे होती 25,000 बाई 125, तो 196 पे जो आपकी सैलरी बनती है रियलिटी में वो बनती है 39,200। अब उसने पूछा गया कितना एक्स्ट्रा पैसा उसको देना चाहिए, तो बेटा उसको एक्स्ट्रा अलाउंस मिलना चाहिए 1950। आई थिंक बेटा यू मस्ट बी डांसिंग विद दीज क्वेश्चंस बिकॉज ये सारे के सारे बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं एंड आई थिंक दिस मस्ट बी राइट। ओके, नेक्स्ट उसके बाद दोस्तों हमारे पास आ गया 49th, इफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर इज 750, देन द परचेजिंग पावर ऑफ 1 रुपी इज। लो भैया बड़ा सिंपल सा काम हो गया कि अगर सीपीआई 750 है तो परचेजिंग पावर, अब यहां पर बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला बेटा, परचेजिंग पावर इज ऑलवेज 100 बाय सीपीआई, याद कर लीजिए। तो 100 बाय सीपीआई इज 750, जब इसको डिवाइड करा दोस्तों, so that works out to be 13.33 approximately, मतलब 0.133 आता है बेसिकली, तो हमने उसको पैसे में करा तो 13.33 पैसा। ओके, नेक्स्ट 50th, दो इंडिसेस है, करंट ऑन बेस ऑन करंट शुड बी रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो बेटा अगर आप नोटिस करोगे हमारा जैसे टीआरटी होता था, ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, और अगर आप इसको नोटिस करते हो तो इसके लिए बेस्ट आंसर कौन सा जाता है, टीआरटी, बिकॉज ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल में चले जाते हैं। ओके, 1 के बदले 0, 0 के बदले 1। सो दोस्तों दिस वाज फर्स्ट 50 क्वेश्चंस ऑफ द क्वेश्चन पेपर। डोंट वरी अबाउट इट बेटा, पहले इसका पार्ट 1 में अपलोड करने जा रहा हूं और उसके बाद फिर आपके पास आएगा इसी का पार्ट 2, राइट। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दैट बेटा, जितना भी सफिशिएंट टाइम है उसके अंदर बच्चा आपके लिए 50 क्वेश्चंस कर दिए हैं, एंड मोर ओवर बेटा पार्ट 2 दैट विल बी अपलोडेड विद इन अ डे और 2। तब तक आप पार्ट 1 से अपने सारे पेपर्स को टेस्टिफाई करें। गॉड ब्लेस यू ऑल बच्चा, बाय बाय, गॉड ब्लेस।